कर लेते यहाँ से कि आज का लेक्चर स्टार्ट ही हम कहां से करें। आज का लेक्चर हम स्टार्ट ही करें कहां से, सप्लाई चेन से। सबसे पहली बात ये सप्लाई चेन क्या होती है। देखिए आमतौर पे होता ये कि हम एक चीज को कहते हैं, जैसे कल बच्चे ने एक सवाल किया था वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन, इसी से निकला है वैल्यू एडेड टैक्स। इसी से क्या निकला है, वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छा अब देखिए बात यह है, एक लकड़ी है और वो जंगल में पड़ी है। अच्छा आप उस लकड़ी को उठाते हो और उठाकर शहर में ट्रांसपोर्ट कर देते हो। आपको यह मानना पड़ेगा कि लकड़ी की वैल्यू जंगल में भी थी, लेकिन लकड़ी जब शहर में आई, सिटी में पहुंची, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू एडिशन हुआ। जंगल में उसकी वैल्यू थी, वो वहां ऑक्सीजन का काम कर रही थी, वो वहां नेचुरल क्लाइमेट का काम कर रही थी, लेकिन आपने उस दरख्त को काटा, शहर में गए, वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब ट्रांसपोर्ट करने से चीजों को उनकी वैल्यू में क्या होता है, इजाफा होता है। आप देखिए ना कितने बच्चे गांव के रहने वाले हैं, जब शहर में आते हैं तो ज्यादा वैल्यू गेन कर रहे होते हैं। इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन क्या है, वैल्यू एडिशन है। लेकिन जब वो लकड़ी कन्वर्ट हो गई, उसकी शेप चेंज कर दी आपने, यानी वो लकड़ी थी लेकिन आपने उसकी कुर्सी बना दी, ठीक है। अब बताइए लकड़ी की वैल्यू थी लेकिन कुर्सी की वैल्यू क्या है, ज्यादा। इसका मतलब प्लेस बदलने से भी वैल्यू बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट करने से, शेप बदलने से भी बढ़ती है। और अगर हम गौर करें तो जब ये कुर्सियां गोदाम में पड़ी थी ऐसे एक दूसरे के ऊपर नीचे टेढ़ी मेरी, तो ये स्टॉक में पड़ी थी, लेकिन आपने जब इन्हें बेच के इसकी ऑनरशिप चेंज की तो किसी बंदे ने अपने घर में जाके इन्हें बड़े असलूब के साथ लगा दिया, तो वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब सेल करने से, ओनरशिप बदलने से भी वैल्यू बढ़ती है। तो प्लेस बदलने से भी बढ़ती है, शेप बदलने से भी बढ़ती है, और ओनरशिप बदलने से भी। आप देखिए आपकी किताबें, इनमें वैल्यू है कि नहीं है, लेकिन अगर ये मैं आज से लेके किसी पढ़ने वाले बच्चे को दे दूं तो कितनी वैल्यू बढ़ेगी इनकी, फ्यूचर समझ जाएगा कौन का क्या हाल है। तो इसका मतलब यह है कि ये सब चीजें वैल्यू एडिशन है। इसका मतलब यह है कि एक वैल्यू चेन इन स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें कहीं चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं, कहीं वो कंपोनेंट की शक्ल इख्तियार कर रही होती हैं, कहीं वो असेंबल हो रही होती हैं, और कहीं पर जाके वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती हैं। तो इसमें हर स्टेप जो होता है वैल्यू एडिशन कर रहा होता है। इसका मतलब वैल्यू चेन का मतलब ये है ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप adds some value। ये एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ स्टेप है जिसमें हर स्टेप कोई ना कोई वैल्यू एडिशन करता है। तो हम देखते हैं वो क्या कहते हैं, कहते हैं जी कि सप्लाई चेन से मुराद सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस है बिटवीन बायर सेलर फ्रॉम स्टेज ऑफ फर्स्ट परचेज आर इंपॉर्टेंट टू स्टेज ऑफ फाइनल सप्लाई, बट द रादर यू कैन से, ये बेटर है कि अगर आप कहें कि इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप एड सम वैल्यू फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, इनपुट से लेके आउटपुट तक, क्लियर जी। अच्छा, या रॉ मटेरियल से लेके फाइनल गुड तक, क्लियर जी, नो मुश्किल। अच्छा ये है क्या आपकी वैल्यू चेन। अब जब बात करता है मैन्युफैक्चरिंग की, 17 पॉइंट है सेक्शन का, तो कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग को ये कहते हैं जनाब कि मैन्युफैक्चरिंग से मुराद है किसी चीज को मिक्स करना, कट करना, डाइल्यूट करना, बॉटल्स बनाना, पैकेजिंग करना, और फिर क्या करना शाबाश,
ये मैं पहले को तीसरे पॉइंट से मिला रहा हूं, एनी पर्सन हु और यूजेस द राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, या वो अपने पेटेंट रखता है, वेदर आर नॉट सच पर्सन सेल्स आर डिस्पोजेस ऑफ द गुड्स, के अगर वो बंदा इस्तेमाल खुद नहीं भी करता, दूसरों को भी दे रहा है, तो भी वो क्या है, मैन्युफैक्चरर। तो पहली बात, एनी इंडिविजुअल हु असेंबल, मिक्सेस, कट, डाइल्यूट, बॉटल्स, पैकेजिंग एंड अ पर्सन ओन यूजेस अ पेटेंट राइट्स, या उसके अपने पेटेंट्स हैं या वो राइट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग किसी दूसरे से ले रहा है, जैसे स्पार्क सुजुकी किसी दूसरे के राइट्स इस्तेमाल करके सुजुकी गाड़ियां बना रही है, और वो पेटेंट किसका है, सुजुकी का। क्या ख्याल है, दाऊद यामाहा, दाऊद कंपनी है, यामाहा का नाम यूज करके मोटरसाइकिल बना रही है। क्लियर बच्चों? अच्छा, तो देन अच्छा, फिर ये भी है कि ये कभी कभी असाइनमेंट भी दे देते हैं, किस चीज की, बैंकरप्सी की, कि हमारी बैंकरप्सी हो गई, अब हमारी मशीनें, आलात और टूल तुम बेच दो, फ्यूडेशियरी प्रोसेस के तहत मैन्युफैक्चरर ऐसा कर सकता, लिक्विडेट कर दे, ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों बात यहां से, मैंने इसका MIE बनाया है। MIE का मतलब क्या होता है, मेक इट इजी, मेक इट इजी। तो इसका MIE बनाया, मैन्युफैक्चरर इज वन हु असेंबल, mixes, cuts, pack, repack to prepare chemical or goods for such purpose। आसान लग रहा है, नहीं लग रहा? मैन्युफैक्चरर एक ऐसा बंदा है जो चीजों के पुर्जे जोड़ता है, केमिकल्स को मिक्स करता है, कट करता है, पैक करता है, या क्या खोल के पैक करता है, रिपैक करता है और प्रिपेयर करता है केमिकल या गुड्स को। पर्पस क्या है, टू मे वर्क अंडर लाइसेंस, इस पर्पस के लिए वो किसी लाइसेंस के अंडर काम करता है, या हैव ओन पेटेंट्स, तो वो किसी का लाइसेंस भी यूज कर सकता है और अपने पेटेंट्स भी यूज कर सकता है। क्लियर जी? और जो उसका दरमियान वाला सेंटेंस है, इट मे असाइन लिक्विडेशन ऑफ इट्स टूल्स एंड एसेट्स एंड मशीनरी, तो ये ऐसा भी कर सकता है कि किसी को लिक्विडेशन के लिए कह दे कि मेरे एसेट और टूल्स को क्या कर दो, बेच दो। MIE सही कर लिया? क्या बात, तो ये इसको मैंने MIE बना दिया इसका, कि ये बातें इसके अंदर लिखी हुई। क्लियर जी? जी, लास्ट वाला पॉइंट ये है कि when it is not possible to run the firm, the manufacturer claims that I am a bankrupt. In that case, what he should do, वो अपने एसेट्स को क्या करेगा, किसी को कहेगा, असाइन करेगा। देखिए, असाइन करेगा, असाइन का मतलब क्या है, वो असाइनी है इन बैंकरप्सी, तो असाइनमेंट किसी लिक्विडेटर को देगा ना, कि इनको तुम लिक्विडेट कर। याद रखें, बिजनेस चलाने वाले एक्सपर्ट जो होते हैं वो लिक्विडेशन के एक्सपर्ट नहीं होते, इसके एक्सपर्ट दुनिया भर में अलहदा होते हैं, जो लॉ भी जानते हैं और कुछ टेक्निकल मार्केटिंग स्किल्स भी रखते हैं। नो प्रॉब्लम बच्चों। अब बच्चों आ गया मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन है एनी प्रोसेस इन विच एन आर्टिकल सिंगली आर इन कॉम्बिनेशन विद ईच अदर, यानी ऐसा भी हो सकता है एक ही प्रोसेस से एक चीज बन जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि इसको मल्टीपल प्रोसेस से गुजरना पड़े। जैसे एक किताब है, अगर वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में छपी है तो सिर्फ एक प्रोसेस से छप जाएगी, ये पेज क्या छप गया। लेकिन अगर एक कलर भी छपी है तो फिर इसको कई प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, RGB से गुजरना पड़ेगा, रेड, ग्रीन और ब्लू से गुजरना पड़ेगा, फिर जाके उसकी प्रिंटिंग होगी। तो एक प्रोसेस से भी हो सकती है, इससे ज्यादा से भी हो सकती है। एंड देन कन्वर्ट इनटू अनदर डिस्टिंक्ट आर्टिकल, तो वो एक डिस्टिंक्ट आर्टिकल में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। यानी हो सकता है कि आपने प्रोसेस से कोई चीज बनाई और ये भी हो सकता है अगर पुर्जे लिए और पुर्जों को जोड़ के एक चीज बनाई हो, जैसे रोड प्रिंस की बाइक है, इंजन कहीं से लिया, कंपोनेंट कहीं से लिए, एंड देन चेंज एंड ट्रांसफॉर्म, रीशेप दैट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग पुट टू यूज डिफरेंटली। यानी काम कुछ ऐसा किया हो कि ये नहीं सिर्फ पेंट कर दिया, कुछ ऐसा किया हो जिसके अंदर बदल जाए। चेंज का मतलब क्या है, बदल जाए, या उस ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है, उसकी शक्ल ही बदल जाए और उसकी शेप बदल जाए, कि हम के वाकई ये कुछ मुख्तलिफ आपने बना दिया। तो आप कहेंगे मैं टायर बनाता हूँ, टायर कहाँ बनाते हो, या मैं जनरल के टायर लेता हूँ और वहां एक मशीन में डाल के अपना नाम लिख के भेज देता, टायर तो ना हो गए।
ये मैन्युफैक्चरिंग तो ना वाली, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है तुम कुछ नमाया रद्द बदल करो। तो आप क्या नहीं, वो काला लिखा था, देखो मैं सफेद में नंबर प्रिंट, ये ज्यादा खूबसूरत लगे। क्या क्या ख्याल है, इज इट सो और नॉट? अच्छा, इसका भी MIE पढ़िए। एनी प्रोसेस इन विच एन आर्टिकल आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिकल्स आर मेक अ गुड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक आर्टिकल या कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिकल एक चीज बनाते हो। ए गुड इज कन्वर्टेड इनटू अनदर डिफरेंट प्रोडक्ट। एक गुड को कन्वर्ट करके एक डिफरेंट प्रोडक्ट बना दिया जाए बाय वन प्रोसेस और सीक्वेंस ऑफ, एक प्रोसेस या सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस से चेंज, ट्रांसफॉर्म, रीशेप द मटेरियल और कंपोनेंट टू बी प्रोडक्ट। क्लियर जी? अच्छा, इसमें जो MIE है ना, इससे आप इत्तेफाक कर भी सकते हैं, नहीं भी करते। हाँ, आपको लगे कि नहीं यार ये कुछ सही नहीं बना, वो सेंटेंस आप अपनी मर्जी से भी चेंज कर लीजिए, ठीक है? वैसे आप करेंगे नहीं, मुझे पता है, लेकिन मैं इखलाकन ये बात आपसे जरूर कह रहा हूं। क्लियर जी? अच्छा, इसके जो बाकी 2 पॉइंट है वो मैंने लैदा कर लिए थे, प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग, पब्लिशिंग एंड लिथोग्राफी। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप ये वो किताब वाला मामला है, हम चीजों को प्रिंट करते हैं, पर इल्मी वाले क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। और कभी कभी ना चीजों को इम्बोज करना पड़ता है। इम्बोजिंग समझते हैं? उभारते हैं। जैसे FBR कहता है जो कीमत है ना चीजों की, वो प्रिंट नहीं करनी, इम्बोज करनी, क्योंकि प्रिंट मिट सकता है, इम्बोज मिटेगा नहीं। तो लिहाजा प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग, पब्लिशिंग एंड इम्बोजिंग, एंड देन यू से गोन थ्रू, assemble, mixes, cuts, pack and repack। ये सेंटेंस दोबारा आया था उन्होंने, मैंने भी दोबारा यहां डाल दिया। नो प्रॉब्लम जी। आप चाहे तो आप यहां से ये 3 पॉइंट याद करें और यहां से ये 1 पॉइंट साथ मिला दें। क्लियर जी? तो काफी, नो प्रॉब्लम, डन। अच्छा, तो ये देखिए, ये जरा ना लैंग्वेज समझने की बात है और इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा, अब देखिए आगे आगे रिटेलर। रिटेलर क्या होता है? रिटेलर की जब आप बात करेंगे ना, हु इज अ रिटेलर, तो यहां रिटेलर की ना सेंस जरा थोड़ी बढ़ा के पेश की गई। मैं इसकी सेंस में यूं पेश कर सकता हूं कि फर्ज करें ये एक बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसका नाम है मैक्रो। क्या नाम है इसका? मैक्रो। तो ये हो सकता है कि कोई बिस्किट वगैरह ना खुद ही डायरेक्ट ही वहां से इंपोर्ट कर लेता हूं कि जी पाकिस्तान में ना मैं जॉन के बिस्किट बेचना चाहता हूं, बड़े मजे के होते हैं, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूं, तो डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा ये ऐसा भी कर सकता है कि इसकी फर्नीचर की फैक्ट्री हो और वहां से फर्नीचर मैन्युफैक्चर हो के यहाँ पे कुर्सियां वगैरह, टेबलें वगैरह आती हो, तो ये मैन्युफैक्चर भी कर सकता है कुछ चीजों को। क्या हाल है जी? ऐसा है ना कि गवर्नमेंट को अगर आप देखें ना, तो वो चीनी, जैम्स, क्या कहते हैं, बेवरेजेस अपने बना रहा है, तो मैन्युफैक्चर भी कर सकता है, होता है ना जी। तो इस तरह ये भी मैन्युफैक्चर कर सकता है। और ये 2 हिस्से कर सकता है, एक ये जहां आम कस्टमर आगे चीज खरीदता है, और एक वो जहां पर दुकानदार आगे चीजें खरीदते हैं। तो आप कभी मैक्रो पे गए हो तो आपने देखा होगा एक ट्रॉली होती छोटी वाली और एक ट्रॉली होती बहुत बड़ी वाली, देखी कभी आपने? और उसके ऊपर 2-3 बंदे आए होते हैं, उन्होंने इतना सामान रखा था। वो कौन होते हैं? दे आर एक्चुअली ग्रोसर्स। वो उसको यूज कर रहे होते हैं एज अ होलसेलर। उनकी प्राइसेस भी जरा डिफरेंट होती हैं, वहां जाके वो बता देते हैं हम ग्रोसर्स हैं। अच्छा, ये तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, कहता है ये क्या कर सकता है, सप्लाइंग गुड्स टू जनरल पब्लिक फॉर कंजम्पशन, अ पर्सन कंबाइनिंग द बिजनेस ऑफ, कौन से वाला, इंपोर्ट एंड रिटेल। तो ये इंपोर्ट भी कर सकता है, बेच भी रहा है। दूसरी तरफ मैन्युफैक्चर विद रिटेल, चीजें मैन्युफैक्चर कर रहा है, मिसाल के तौर पर फर्नीचर। और तीसरी बात क्या है, नोटिफाई एडवर्टाइज होलसेल प्राइसेस एंड रिटेल प्राइसेस। तो ये एडवर्टाइज कर सकता है, तो वो करता रहता है ना, आई थिंक मैक्रो का स्टार होता है, पम्फलेट आता है, मार्केट में चीज इतने की, हमारी होलसेल प्राइस इतने की, छापता रहता नहीं छापता रहता।
एंड देन यू से डिक्लेयर एड्रेस ऑफ द रिटेल आउटलेट। ये बड़ा जरूरी होता है क्योंकि इनसे ना टैक्स कलेक्शन में आरपीआर को बड़ा जरूरी होता है कि बेचने खरीदने वाले जो है ना वो कोई भी है उनके एड्रेस कंफर्म होने चाहिए। और ये आपने अक्सर देखा होगा कभी कभी ना ग्रोसरी स्टोर इधर से इधर शिफ्ट हो जाता है, कभी इधर से उधर शिफ्ट हो जाता है और उसका बिल बोर्ड में नाम चेंज हो जाता है। इसकी क्या वजह होती है, कभी सोचा? कभी वो कहता है शहजादा जनरल स्टोर, फिर वो कह देता है शहजादी जनरल स्टोर, फिर वो कह देता है बादशाह जनरल स्टोर। ये असल में ना इनकम टैक्स वाले खुद जाकर मशवरे देते हैं कि दुकान उधर शिफ्ट कर ले, नाम बदल दे तो बच जाए, फिर तुझे साल नया मिल जाएगा, न्यू बिजनेस। तो अक्सर इस तरह के चलते रहते हैं क्योंकि एड्रेस पे सारी बात चल रही होती है। तो अच्छा एनीवे, लेकिन रिटेलर समझ तो आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कुछ समझ आ गई कि नहीं आ गई? और उसके अलावा आपको सप्लाई चेन क्लियर हो, ठीक है ना? चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, इन चीजों को ज्यादा भी हमने इतना नहीं ले लेना दिल पे। अब देखिए होलसेलर है, होलसेलर में जब आप देखते हैं ना होलसेलर की बड़े एकल, मिसाल के तौर पे आपको अक्सर होलसेलर ऐसे मिलेंगे जो स्टॉक रख के बैठे हुए, जो क्या रख के बैठे हुए? स्टॉक। अच्छा कभी कभी ना होलसेलर यूं भी करते हैं कि हम इनके पास ना अपना स्टॉक बुक कराते हैं, ये सामान मेरा ही छेड़ना था। जैसे मुझे पता था ये चीजें बढ़ जानी तो मैंने सैनिटरी का सामान ना एक बड़े स्टोर पे जाकर कहा कि इतना सामान मेरा बुक कर। तो 4 लाख का सामान था, कितने पैसे दूं तो इस रेट में बुक कर देंगे आप? दूंगा मैं महीने बाद या 2 महीने बाद। और वैसे 4 में 2 लाख दे दो ना तो आप बुक कर। अच्छा उन्होंने क्यों कर लिया कि 2 लाख इसके से कारोबार और कर लेंगे? मैंने क्यों कर लिया? मेरे पास तो पैसे पड़े, करने क्या, टीचर ने कहा यूज करना। अच्छा यार बुक करा लेते। ये कुछ चीजें ना स्टोर कर लेते हैं, दूसरों की रख लेते हैं। अच्छा दूसरी तरफ ये खुद भी माल लेते रहते हैं और आगे ग्रोसर्स को सप्लाई करते रहते हैं। और कभी कभी ना इन्होंने वेबसाइट्स वगैरह बनवाई हुई हैं, अब जमाना बदल गया है तो ये डायरेक्ट भी कंज्यूमर को चीजें बेचते रहते हैं। किस तरह से? वेबसाइट से डायरेक्ट एक्सेस हो जाती है। आप सूट वगैरह में औरतों को अक्सर देखेंगे वो बड़े बड़े ब्रांड के सूट जो है वो ऑर्डर कर देती है। अच्छा बच्चों जरा देखिए, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स बाय होलसेलर, तो वो डायरेक्ट खरीदता भी है और बेचता भी है, ये आजकल चल रहा है। सप्लाइंग गुड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब क्या है? कंज्यूमर को डायरेक्ट सप्लाई कर देना। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? मर्चेंडाइजर परचून फरोश को दे देना, वो आगे बेचेगा। तो दोनों चीजें, ये खरीद भी रहा है बेच भी रहा है, डायरेक्ट भी बेच रहा है और इनडायरेक्ट भी बेच रहा है। और फॉर कैश और डेफर्ड पेमेंट, कभी कभी कैश पे बेचता है, कभी कभी उधार भी कर लेता है, खाते भी रखे हुए लोग रखे होते हैं, नहीं रखे होते हैं। और फॉर कमीशन अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, कभी कभी कमीशन पे भी आगे दे देता है। मिसाल के तौर पे गए जनाब वो सुपर कर्नल राइस वाले गए कि जनाब ये ना हमारे राइस भेज दो। वो कहता है अच्छा मैं खरीदूंगा नहीं, लेकिन जितने तोड़े बिकेंगे उसमें से कमीशन नहीं। बोला अच्छा हाँ ठीक है, हम 100 तोड़ा रख देते हैं, बिक जाएगा तो अपनी कमीशन ले गया पैसे। ऐसा भी होता है कि नहीं होता? परचून वाला आपको बताता नहीं है। आपने रहीम स्टोर का नाम सुना? रहीम स्टोर की अपनी कोई इन्वेंट्री नहीं है। रहीम स्टोर ऑलवेज ऑफर अ स्टोर प्लेस ऑफ शेल्फ, प्लेस ऑफ शेल्फ, कि आप सर्फ वाले ये आपकी नीली वाली शेल्फ, ठीक है जी। ये डिटोल वाले ये जनाब रैकेट एंड कोलमैन की शेल्फ। अपना बंदा भी लेके आना है, आपने माल खुद रखना है, हम आपको जगह दे देंगे, वहां रख लो, वहां से उठा देते। हम सिर्फ क्या लेके बैठे हैं? कंप्यूटर, जिसकी जितनी चीजें बिकेंगी रात को पैसे दे देंगे। ये है रहीम स्टोर। देयर नथिंग होल्ड द इन्वेंट्री, दे सेट टू द कंपनी ब्रिंग्स योर गुड्स एंड सेल इट ओवर हियर। सो ये भी हो जाता है। अच्छा उसके बाद स्टोर गुड्स बिलोंगिंग टू अदर्स, कौन से वाली? जो मैंने पाइप बुक करा लिए थे, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बुक करा जाता है कि मेरी शादी है, मेरे मसाले मिर्च वगैरह बुक कर लो। महंगाई हो रही फिर मुश्किल हो जाती है, शादियां आजकल वैसे मुश्किल हो रही है। समझो, सप्लाई टैक्सेबल गुड्स टू अ पर्सन हु डिडक्ट इनकम टैक्स एट सोर्स अंडर आईटीओ 2001। तो ये टैक्सेबल गुड्स टू पर्संस बेचता है और उसमें से टैक्स को क्या करता है? माइनस करता है, और सोर्स को क्या करता है?
सबमिट करता है। तो जितने भी सेलर्स हैं उनका मेन काम ये भी तो है, बेचते हैं तो कीमत में साथ क्या आ जाता है, टैक्स आ जाता है ना। तो कल आपने इनपुट आउटपुट का मामला देखा था कि नहीं देखा था? कल वाला लेक्चर लाजमी सुन लीजिएगा, उसमें इनपुट आउटपुट बड़ा अहम मामला है कि इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स हो, ठीक है, असेंशियल है, बड़ा जरूरी है कि एक दुकानदार जो है जब चीजें खरीदता है तो टैक्स बीच में एडिड होता है, और जब बेचता है तो टैक्स वसूल करता है। तो अगर उसने 200 रुपया टैक्स में दिया हुआ और इधर से उसने 250 खरीदा है, तो एक्चुअली वो उस 250 में से पहले अपना 200 निकालेगा और ये 50 रुपए टैक्स होगा। ये कौन सा टैक्स है जो इनपुट पे दिया है, और ये कौन सा जो आउटपुट पे वसूल किया है। क्लियर बच्चों? साबुन बेचा, चाय की पत्ती बेची, तो टैक्स वसूल किया ना साहब, और जब खरीद के लाया था तो अदा करके आया था। तो जो अपना अदा किया वो माइनस कर लेगा, और जो डिफरेंस होगा वो सबमिट करेगा। क्लियर जी? अच्छा आगे चलिए। तो यू सी इंपोर्टर, इंपोर्टर तो बड़ी आसान सी बात। अच्छा इसका मैंने MIE नहीं बनाया, ये तो सिंपल लैंग्वेज थी। अच्छा इंपोर्टर, इंपोर्टर इज अ पर्सन हु इंपोर्ट गुड्स इन पाकिस्तान, दूसरे मुल्कों से चीजें इंपोर्ट करता, इज इंपोर्टर। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसा बंदा है जो क्या करता है, एक मैन्युफैक्चरर हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या किया? मैन्युफैक्चरर। हाउ वी कैन वी हैव एन एग्जांपल? डिस्ट्रीब्यूटर इज अ मैन्युफैक्चरर। किया स्पोर्टेज है, नाम क्या ख्याल है? ऐसे लिखते हैं किया स्पोर्टेज, या स्पोर्ट वाला लिखते हैं स्पोर्टेज, किया स्पोर्टेज। डिस्ट्रीब्यूटर है लेकिन क्या कर रहा है साथ साथ? मैन्युफैक्चरिंग। डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगा, लेकिन बनूंगा इस शर्त पे कि आप मुझे क्या बनाएंगे, और वही हुंडई टुक्सान का भी वही है, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड बाय, अपॉइंट करेगा ना उसे कौन? मैन्युफैक्चरर। अच्छा फिर वो क्या हो सकता है? इंपोर्टर भी हो सकता है। तो वो इंपोर्टर भी है और मैन्युफैक्चरर भी है। अच्छा, और एनी पर्सन, कोई दूसरा पर्सन, फॉर स्पेसिफिक एरिया परचेज गुड्स फ्रॉम हिम एंड फॉर फर्दर सप्लाई इंक्लूड अ पर्सन हु in addition to being distributor is also selling goods as well as a wholesaler or retailer। तो देखिए बात यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसे अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंट करने वाला खुद भी मैन्युफैक्चरर हो सकता है। क्या हो सकता है? खुद भी मैन्युफैक्चरर हो सकता है और इंपोर्टर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? एनी अदर पर्सन। लेकिन किसी ऐसे भी आपने कोई डिस्ट्रीब्यूटर देखे जो किसी खास इलाके में जाके क्या कर रहे होते हैं? आमतौर पे वो होलसेलर होते हैं, लेकिन कहते हैं यार ये जो राह वाली साइड है ना, इधर तो कोई स्टोर ही नहीं है, तो आप अगर अलाउ करें तो हम साथ एक स्टोर ना खोल लें। है डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन अगर आप अलाउ करें तो क्या करें? हम साथ के स्टोर ना खोल लें। क्लियर? तो दोनों चीजें हो सकती है, होलसेलर भी हो सकता है और रिटेलर भी हो सकता है। तो किस किस को पॉइंट कर सकता है? मैन्युफैक्चरर पॉइंट कर सकता है, इंपोर्टर कर सकता है, और क्या कर सकता है? एनी अदर पर्सन। और ऐसा भी हो सकता है कि वो होलसेलर भी हो और रिटेलर भी हो। क्लियर बच्चों? अच्छा, तो हमने इस MEI बनाया कि डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पर्सन हु कैन मैन्युफैक्चर अंडर लाइसेंस, इंपोर्ट और परचेज गुड्स टू सप्लाई सेलर एंड बी अ सेलर एज वेल। तो ये कैसा बंदा हो सकता है? जो चीजों को मैन्युफैक्चर कर सकता है अंडर लाइसेंस, इंपोर्ट कर सकता है, परचेज करके एज अ होलसेलर भी बेच सकता है और एज अ सेलर भी बेच सकता है। क्लियर जी? नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, तो अब आगे आ गया क्या जी मसला? अपॉइंट किया जाए, पॉइंट किया जाए भी इसका मतलब है और खुद भी वो ये हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। अच्छा बच्चों, अब आ गया मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या चीज है? ठीक है जी,
सप्लाई क्या चीज है? कहते हैं सप्लाई मीन्स अ सेल, अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ओनर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा सप्लाई कर रहा है, वो बंदा, पहली बात क्या हो सकती है कि ऐसा हो सकता है कि वो सेल कर रहा हो और वो क्या कर रहा हो, डिस्पैच करता हो गुड्स, किसको? कस्टमर को डिस्पैच करता हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी खास सूरत में किसी को कोई गिफ्ट वगैरह भी दे सकता है। सेलर है, कोई चैरिटी के लिए गया है, कोई उसका रिश्तेदार, उसे गिफ्ट भी कर सकता है, इट्स पॉसिबल। तो उसने राइट ट्रांसफर कर दिया, क्या कर दिया? राइट ट्रांसफर कर दिया कि ये मेरी चीज है, ये तुम ले लो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि वो ये चीज जो है हायर एंड परचेज एग्रीमेंट के तहत बेच दे। हायर एंड परचेज का मतलब क्या है? इंस्टॉलमेंट पे दे दे, इंस्टॉलमेंट्स पे दे दे। तो क्या क्या कर सकता है? कस्टमर को खुद चीजें डिस्पैच कर सकता है। सप्लाई का मतलब किसी को गिफ्ट दे देना, राइट ट्रांसफर कर दिया। सप्लाई का मतलब यह है कि हायर एंड परचेज एग्रीमेंट के मुताबिक इंस्टॉलमेंट में चीज दे दी किसी को। और इसका मतलब यह है कि किसी बंदे को, कोई बंदा अपने लिए प्राइवेट यूज के लिए भी रख सकता है, अपनी दुकान या अपने घर के लिए भी रख सकता है। लेट से वो अपने घर कोई चीज ले जाता है, ये भी पॉसिबल है, ये भी सप्लाई है। और वो इसको बिजनेस यूज के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। बिजनेस यूज का मतलब यह है कि एक व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, मैंने डिस्पैच कर दी, कस्टमर को बेच दी। एक मोटरसाइकिल है, मैंने ईदी ट्रस्ट को दे दी। अच्छा, एक मोटरसाइकिल है, मैंने इंस्टॉलमेंट में बेच दी। एक मोटरसाइकिल है, मैंने अपने घर बेच दी। एक मोटरसाइकिल है, मैंने बिजनेस यूज के लिए अपनी फैक्ट्री में बेच दी कि भाई बाजार से कोई चीजें वगैरह लानी होती, क्या ख्याल है? और इसी तरह कोई नॉन बिजनेस एक्टिविटी भी हो सकती है कि मैंने वो जो है बाइक जो है वो किसी एनजीओ को दे दी, चैरिटी में। किसमें दे दी? चैरिटी में। गिफ्ट को कर लो, चले ये गिफ्ट को कर दो कि आपने अपने बेटे को दे दी। गिफ्ट में किसको दे दी? बेटे को। और नॉन बिजनेस में किसको कर दो? चैरिटी को दे दी। अब जितने भी इसमें एंगल लिखे थे ना वो सारे आई थिंक कवर हो गए। अब जरा देखिए, सप्लाई मीन्स सेल और ट्रांसफर ऑफ राइट। ट्रांसफर ऑफ राइट क्या है? किसी को गिफ्ट कर दिया, ठीक है। टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज एन ओनर इंक्लूड सेल अंडर हायर एंड परचेज एग्रीमेंट। हायर एंड परचेज एग्रीमेंट कौन सा था? इंस्टॉलमेंट। एंड क्या है? प्राइवेट यूज के लिए भी हो सकती है, घर ले गया। और किसके लिए हो सकती है? बिजनेस यूज के मतलब क्या है? अपनी फैक्ट्री में। और नॉन बिजनेस की मिसाल क्या आती थी? चैरिटी। ठीक है जी, इसका भी मैंने बनाया था, मेक इट इजी। सप्लायर इज अ पर्सन प्रोवाइड गुड्स टू कस्टमर अगेंस्ट फुल प्राइस आर ऑन इंस्टॉलमेंट गिवन चैरिटी फॉर बोथ बिजनेस एंड नॉन बिजनेस यूज। बाकी बीच में कवर हो जाते हैं, क्या ख्याल? अच्छा नहीं बन गया? क्योंकि मेक इट इजी ज्यादा अच्छा बन गया है। सप्लायर इज अ पर्सन प्रोवाइड गुड्स टू कस्टमर अगेंस्ट फुल प्राइस आर ऑन इंस्टॉलमेंट एंड गिव इन चैरिटी फॉर बोथ बिजनेस एंड नॉन बिजनेस पर्पसेस। क्लियर जी? अच्छा, अब देखिए यहां पे ना एक छोटी सी एग्जांपल है, और ये एग्जांपल हमने किसी बुक से लिया है कि मिस्टर जाफर इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटरसाइकिल। अच्छा, तो क्या होता है कि वो सेल करते हैं मोटरसाइकिल कितने की? 8 मिलियन की। इसमें से एक मोटरसाइकिल वो दे देते हैं किसको? अपने बेटे को। तो ये क्या होगी? नॉन बिजनेस, और गिफ्ट कर दी। अच्छा, और ईदी ट्रस्ट को दी है नॉन बिजनेस, 2 मोटरसाइकिल दे दी। और एक मोटरसाइकिल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को भेज दी। तो ये क्या हो गया? बिजनेस यूज हो गया। और परचेज ऑफ कंपोनेंट एंड मेटल पे उसका कितना खर्चा आया? 4 मिलियन। सॉरी। अब देखिए, अगर आप देखें तो
इस सेंस में हम ये कह सकते हैं कि 8 मिलियन की बाइक उसने क्या की, बेची, जमा 80,000 की एक बाइक गिफ्ट कर दी, और बच्चों 160 की 2 बाइक क्या की हैं, और 80,000 की एक बाइक बिजनेस यूज में ले आया। टोटल कितना बन गया, 1 मिलियन, या यूं कह दीजिए 14,14,400 मल्टीप्लाई बाय 17%, मल्टीप्लाई बाय 17%, नहीं गलत लिख रहा हूं, एक्चुअली मैं इसमें कैलकुलेट किया हुआ पहले का बच्चों ने, 8320,000 इसका 17%, कितना आ गया जी, 14,14,400। ये कौन सा आ गया जी, ये है इनका 00, सॉरी, तो ये आ गया जी इनका क्या, ये है आउटपुट टैक्स। ये टैक्स इन्होंने कमाया है, ये आउटपुट क्या है, जो प्रोडक्शन हुई उस पर टैक्स। लेकिन इन्होंने कंपोनेंट कितने के खरीदे इन बाइक्स को बनाने के लिए, 4 मिलियन के, और उस पर 17% टैक्स कितना आ गया, ये है इनका इनपुट टैक्स। तो कंपनी बेचने पर टैक्स वसूल करती है और खरीदने पर टैक्स अदा करती है, और जो खरीदने पर अदा किया होता है उसको बेचने वाले टैक्स में से क्या करती है, माइनस करके अपना हक पहले वसूल कर लेती है, और उसका डिफरेंस जो होता है ये रियासत को जाता है या ये एफटीआर को जाता है। तो है रेगुलर प्रोडक्ट जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी, उसमें तो ये डब्बे पे इम्पोज हुआ होना चाहिए, वो होता है। लेकिन जब आप मोटरसाइकिल खरीदने जाते हैं तो वहां पे जब भी खरीदने जाए पर आप टर्मिनेट बताएगा कि जी एक्चुअल कीमत इसकी इतनी है और इतना इसके ऊपर जीएसटी, परमिनेंट बताया जाए, ये वाज़ह लिखा होगा कागज, ठीक है जी, तो ये वाज़ह लिखा जाएगा। तो यहां हम ये बात अपनी जगह है ये दोनों अलग-अलग चीजें, इवन एक टिश्यू पेपर के डब्बे के ऊपर भी क्लियर लिखा हुआ है, आप चेक कर कि इतनी इसकी कीमत है और कीमत अलग है, इसके ऊपर लिखा है ये रिटेल प्राइस है इसकी और ये सेल्स टैक्स है, दोनों चीजें, ठीक है ना, ये दोनों अलग होंगी इवन टिश्यू पेपर के डब्बे में। तो मोटरसाइकिल गाड़ी तो फिर बहुत प्रोमिनेंट चीज है ना, जिसपे टैक्स काफी ज्यादा होता है और वाज़ह कंपनी बताती ताकि सबको पता चले कि हमने इसमें से इतना लिया। वो आम तौर पे आप खरीदने ना जाएं और गाड़ी की प्राइस पूछें तो फिर वो आपको एक ही प्राइस बताए, खरीदने जाएंगे तो फिर आपको वाज़ह होगा कि हमने ये खरीदा है, ये दिया। अच्छा बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन कंपनी को ऐसे ही करना है ना, अगर फर्ज करें कि ये बीच में ऐड करके भी बताया जाए तो कंपनी को तो ऐसे ही करना है ना कि जो आउटपुट है उसका टैक्स अलग करना है और जो इनपुट का दिया हुआ है वो माइनस करना है और बाकी सबमिट करना है। कंपनी को ऐसे ही बिहेव करना है, क्लियर जी। यानी अगर आप कार मैन्युफैक्चर है या बाइक मैन्युफैक्चर है तो आप गवर्नमेंट को बताएंगे कि मैंने टायरों पे इतना टैक्स दिया, इंजन पे इतना टैक्स दिया, तारों पे इतना टैक्स दिया है, और वो टैक्स आपने जो बेची है गाड़ी उसमें से माइनस करके बाकी गवर्नमेंट को देना। तो फिर वो माइनस कर लेंगे, फिर हमें उसे अलग करना पड़ेगा। हमने यह सपोज किया कि बीच में शामिल नहीं है, हमने क्या सपोज किया कि इसमें शामिल नहीं, सवालों में ऐसे अलग ही होता है, इसीलिए तो आपको अलग रख के दिया, क्लियर बच्चों। अच्छा तो यहां पे हम आगे बात कर रहे थे क्या, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है हमें क्या करना पड़ जाता है, कोई चीज ऑप्शन करनी। अच्छा ये बात तो आपको बढ़ती चीजों की, चीजें ज्यादा हो जाती हैं तो क्या करते हैं, ऑप्शन कर देते हैं। तो ऑप्शन के लिए क्या किया जाएगा, शाबाश, हमने लिखा ऑप्शन है डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई अ डेट। असल में इसके ऊपर वाली स्टेटमेंट साथ बनाएंगे तो इस पे क्या होगा, जो चीजें आपने ऑप्शन भी किए हैं तो बिकी ना, तो क्या होगा उस पर टैक्स चार्ज होगा, टैक्स चार्ज होगा, क्लियर जी। तो टैक्स इज ऑन देयर, ये कहने का मतलब। अच्छा
अब देखिए बच्चों, बात आ गई क्या, possession of taxable good held immediately before deregistration क्या, possession of goods as assumed as sales। क्या मतलब यह है कि फर्ज करें एक बंदा जो है ना वो एक साल में फरवरी में एक्टिव टैक्स पेयर था, रजिस्टर्ड था, ठीक है, लेकिन टू समहाउ वो मार्च और अप्रैल में नहीं रहा, अनरजिस्टर्ड हो गया, ठीक है, नॉन एक्टिव टैक्स पेयर बन गया। लॉ ये जो लिखा है इसका मतलब ये है कि जो फरवरी का स्टॉक होगा, जितना भी पड़ा होगा उस सारे को हम ये समझेंगे कि ये सेल हो गया था। और जब तुम जाके मई में दोबारा रजिस्ट्रेशन बहाल कराओगे तो पिछले स्टॉक का कोई भी यहां जिक्र नहीं होगा। यहां न्यू स्टॉक तो लिखा जा सकता है, लेकिन वो वाला स्टॉक जो पिछले हिसाब में था वो हमारे नजदीक क्या हो चुका है, सोल्ड। क्लियर जी? अच्छा सोचिए, हम फरवरी में रजिस्टर्ड थे और हमारे पास कुछ स्टॉक था, मार्च में रजिस्टर्ड हो गए, तो वो कहता है वो जो फरवरी वाला तुम्हारा जो माल था ना वो क्या कंसिडर होगा, वो बिक गया। अगर हम ये कंसिडर ना करें तो तुम पता क्या करोगे, ये जो 4 व्हील तुम्हारे पास पड़े हैं ये तुम फिर दोबारा यहां डालोगे, फिर इनपुट टैक्स निकालोगे ना, और बेचने के बाद आउटपुट में से दोबारा क्या करोगे, माइनस करोगे। इस तरह एक ही स्टॉक को तुम 2 दफा ट्रीट कर सकते हो और हम ये ऑप्शन तुम्हें नहीं देंगे। समझ आई बात नहीं? जिस दिन तुम अनरजिस्टर्ड हो गए ना, डी रजिस्टर्ड हो गए, उस दिन हम समझेंगे वो जो माल पड़ा था वो सारा बिक गया। अब जब दोबारा रजिस्टर्ड हो गए तो खाता नए सिरे से चलाओ, तो वो जो बिक गया उस पर टैक्स हम वसूल करेंगे ना, फिर पहले उसका टैक्स दो। आप नहीं बीच में सेल तो हुई नहीं थी, वो कहता नहीं सेल हुई थी या नहीं हुई थी, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। तो पढ़ते, possession of taxable goods held immediately before deregistered। तो मैंने इसका क्या बनाया, इफ अ पर्सन गॉट deregistered the stock it hold is considered to be sold before registered। क्लियर जी? तो ये इसका MIE है कि अगर एक बंदा डी रजिस्टर्ड हो जाता है तो हम सपोज करेंगे कि जितना माल उसके पास था वो बिक गया है बिफोर री रजिस्टर्ड, दोबारा रजिस्टर होने से पहले। क्लियर जी? इसका मतलब ये वो खाता उधर, लेकिन उसका भी डील होगा ना, पहले हमने उसको सेल में डलवाना है तुमसे, वो बिक गया था, अब उसके बाद नए सिरे से। क्लियर जी? अच्छा, सो नाउ यू सी के possession of taxable good held immediately, ये तो हो गया ना। अच्छा आगे चलते हैं, and let's see, in case of manufacture of good belonging to another person, the transfer of delivery of such goods to owner or to person nominated by him। लॉ में इतना ही लिखा है, लेकिन बात क्या है, देखिए बात यह कि फर्ज करें आप रोड प्रिंस की गाड़ी बनाते हैं। कौन सी गाड़ी बनाते हैं? रोड प्रिंस की गाड़ी, तकरीबन इस शक्ल की गाड़ी। और आप क्या करते हैं, आप ऐसा करते हैं, कहते हैं यार टायर बड़े महंगे पड़ रहे, तो आप ये कहते हैं, जैसे आपका क्या नाम है, वहीद, तो वहीद को आगे रोड प्रिंस वाले कहते हैं कि तुम ऐसा करो, हमारे से ना 2 चीजें ले लो, एक रबड़ ले लो, ठीक है, एक ले लो क्या, रबड़, और एक ले लो स्टील। तो हमें ना व्हील और दोनों चीजें बना के वापस करो। तो देखिए, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड बिलोंगिंग टू एन अदर पर्सन, यानी वहीद मैन्युफैक्चरर है और वहीद को क्या कहा जा रहा है कि यहां लिख लेते हैं वहीद, ठीक है जी, इन केस ऑफ वहीद क्या है, गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन ट्रांसफर और डिलीवर, उसी को जाकर वापस करता है, आप उसको बना के देंगे, तो हम पता क्या कंसीडर करेंगे, ये आपकी क्या है, सेल है। किसकी सेल है? वहीद की सेल है,
यानी क्यों, हमने ये दर्जा सर नहीं लेना कि जी वो मैं बना रहा था चीजें, लेकिन रबर और स्टील जो था ना वो तो रोड प्रिंस वालों का था, तो रोड प्रिंस वालों का रबर और स्टील था इसलिए मेरी सेल नहीं है। वो कहते नहीं नहीं, अगर रबर और स्टील उन्होंने दिया था तो वो तुम्हारी क्या है, सेल है। ठीक है जी। अब जरा इसको जरा पुरानी एग्जांपल से लेते हैं। अक्सर हमारे छोटे शहरों में क्या होता है, गर्मियों में ना माएँ रोटियां खुद नहीं पकाती, वो आटा गूंद के बच्चों को दे देती हैं कि जाओ तंदूर से रोटियां लगवा लो। अब जो तंदूर से रोटियां लग के आएंगी, तंदूर से रोटियां लग के आएंगी, वो किसकी सेल मानी जाएगी, घर वालों की नहीं, तंदूर वाले की। क्लियर हो गई ना बात। तो टैक्स वाले जब तंदूर वाले के पास जाएंगे वो कहेंगे वो नहीं, ये नहीं मानेंगे, नहीं आटा जो है ना वो सलीम के अबू ने भेजा था या सलीम के भैया ने भेजा था। नहीं, सलीम का भैया ने भेजा, तूने रोटियां करेंगे, तूने लगाई है, तेरी क्या है, सेल है। तो हमने लंबी कहानी नहीं सुननी, कहानी को नहीं कोई नहीं सुननी, बस ठीक है ये तुम्हारी सेल है। क्लियर जी। तो क्या मतलब आया जी, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन द ट्रांसफर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स कंसीडर्ड टू बी सेल, कंसीडर्ड टू बी सेल। तो आप इसे सेल मानेंगे ऑफ क्या है, वो तो जाहिर है जो नॉमिनी पर्सन है, मालिक है, उसी को ही देगा, दूसरे को तो वो दे भी नहीं ना सकता। तो उसका रबड़ उठाए और किसी और को दे दे तो वो तो एक नया मुसीबत पड़ जाएगी। क्लियर बच्चों। अच्छा, अब यहां पे एक चीज आ गई बच्चों, और वो क्या है कि इन केस, अब ये इसका एमईआई देखें, इन केस एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड मटेरियल टू अनदर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। ये मैंने जरा आसानी के लिए कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर डाल दिया ताकि आसान रहे आपके लिए। अदर ऑर्गेनाइजेशन डालता ना, फिर ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड दो दफा आ जाता, वो फिर मुश्किल हो जाना था। तो मैंने कहा इन केस एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड मटेरियल टू अनदर component manufacturer for making a component or an article, it will be considered as sale of the component maker। तो ये क्या कंसिडर किया जाएगा, ये कंपोनेंट मेकर की सेल्स मानी जाएगी। क्लियर जी। तो एमआई अच्छा बना दिया, गुड हो गया। अच्छा बच्चों, तो अब देखिए बात क्या आ गई आगे, टैक्सेबल सप्लाई। अब ये ना जरा नेचर चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ये सेल्स टैक्स जो है 1991 में लिखा गया था, और लिखने वाले को शायद ये है कि कुछ ऐसे तरीके से लिखा है कि इसको कोई बात याद आई तो वहां लिख दी, आपको कोई बात याद आई तो वो लिख दी, उसको कोई याद आई तो उसको लिख दी, कोई टेलीफोन पे किसी ने बताई तो वो लिख दी। उसने किसी किस्म की कोई तरतीब का ख्याल नहीं रखा। तो जाहिर है, समझिए ना बात। यानी मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन हाँ तो लिख दो, सेलर की, उधर से फोन आया सेलर की होती तो ये भी डाल दो, घर से बेगम का फोन आया या चीजें पर्सनल यूज भी होती है वो भी डाल दिया। तो जब किसी का फोन आया वो ऐड करता गया और प्रिंट करके उसने आपने दे दिया, लो जी आप पढ़ाओ। अब पढ़ाने वाला जो है वो क्या करे, वो फिर यही है कि एमआई बनाएगा और क्या करेगा, इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। अच्छा, अब यहां पे ना एक बात याद रखनी है, देखिए एक चीज होती है सप्लाई, अभी बात हो चुकी है इसके ऊपर। सप्लाई क्या करती है, तो लंबे लिंक जोड़े मैंने, किसी एनजीओ को दे दी, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए दे दी, पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए। ऐसे सप्लाई ऑफ गुड्स में ना दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती हैं टैक्सेबल, एक होती हैं और एक होती है एग्जेम्प्ट। एक होती है टैक्सेबल और एक होती है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट टू सेल जो होती है ना, यानी जिस पर टैक्स नहीं लगता, वो सेक्शन 2 का सब सेक्शन 11 में लिखी है लिस्ट इसकी, हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमें इस वक्त खपने की जरूरत नहीं। हम सिंपल बात करते हैं कि दो कैटेगरी हैं, एक टैक्सेबल है और एक एग्जेम्प्ट। लेकिन जो टैक्सेबल है ना उसके अंदर दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी है जिसके ऊपर टैक्स लगता है, पर टैक्स लगता है कितना, एट द रेट 17%। ठीक है, सेक्शन 241 में इसका जिक्र है। अच्छा, और दूसरी है जीरो टैक्स। जीरो टैक्स, तो जो जीरो टैक्स है सेक्शन 2 के 48 में इसका जिक्र है। ठीक है जी। तो याद रखना है एग्जेम्प्ट वो है जिस पर टैक्स लगेगा ही नहीं, और जीरो रेट टैक्स मींस टैक्सेबल सप्लाई विच चार्ज टू टैक्स एट रेट 0%।
तो स्टूडेंट ये कहेगा कि सर ये जो 0% वैल्यू भी एग्जाम्प्ट में डाल दें। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में ये 0% जो है ये किसी रियायत की वजह से हो सकती है, लिहाजा इनकी और उनकी कैटेगरी में क्या होगा, फर्क होगा, इसको उसमें मिलाया नहीं जा सकता। तो ज़हनी तौर पे आप दो खाने बनाए अपने ब्रेन में, टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट। और एग्जाम्प्ट के दो खाने बनाए, कौन से, 17% और 0%, 17% और 0%। तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि टैक्सेबल सप्लाई मीन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड मेड फॉर एन इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर यानी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर अदर देन exempt supply and include a zero rate supply, तो exempt और zero rate एक नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। क्लियर बच्चों? इसकी आगे चल के और भी तफसील आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब बात यह है टैक्सेबल एक्टिविटी, किस किस एक्टिविटी पर टैक्स लगता है। तो पूछना तो ये किस एक्टिविटी पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन बहरहाल टैक्सेबल एक्टिविटी मींस इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरीड आउट बाय अ पर्सन वेदर आर नॉट फॉर प्रॉफिट एंड इंक्लूड, यानी हम कोई एक्टिविटी है जिसमें हम कोई काम कर रहे हैं, उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। अच्छा, वो मुनाफे के लिए भी हो सकती है, गैर मुनाफे के लिए भी हो सकती है, यानी शौकत की कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जैसे कोई टेस्ट कराना, उस पर टैक्स लग सकता है। क्या हाल? तो ऐसा भी हो सकता है कि नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज बना के बेचती है, जैसे कोई चैरिटी जो है वो स्टिक्स बेचती है, वॉकर्स बेचती है, तो उसमें टैक्स लग सकता है। तो ये दोनों हो सकती है ना, कि कैरिड आउट इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय अ पर्सन वेदर आर नॉट फॉर प्रॉफिट, दोनों पे टैक्स लग सकता है। अब एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड आउट ऑन इन फॉर्म ऑफ बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग, ये तो आपने देखा होगा, कारोबारी मकसद के लिए, मुनाफा कमाने के लिए चीजों को, ट्रेड का मतलब क्या है, बेचा जाता है, मैन्युफैक्चर का मतलब बनाया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज आर बोथ, तीन एक्टिविटीज होती हैं। क्या हम एसी बेचते हैं, एसी बेचते हैं तो क्या है, इसमें से कौन सी है, सप्लाई ऑफ गुड्स। हम एसी ठीक करते हैं, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, हम एसी बेचते भी हैं, इंस्टॉल भी करते हैं, क्लियर जी। तो ऐसा हो सकता है हम कारोबारी मकसद के लिए चीजों को बनाए भी और बेचें भी, ये भी हो सकता है चीजें बेचें, ये भी हो सकता है सर्विसेज बेचें, ये भी हो सकता है दोनों काम करें। एंड देन अ वन ऑफ एडवेंचर इन नेचर, वन ऑफ एडवेंचर की बात पहले भी आ चुकी है कि जैसे आप देखते हैं कि CFE कॉलेज है, इसमें एक पार्टनर तो शाही साहब है, तो देखेंगे वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। अब बात कर मुझे समझ नहीं आती कि मैं इस पैसे का करूं क्या, तो कभी गाड़ी तेज चलाते, अच्छा लिखा नहीं। तो हम बात ये नहीं, हम अपनी किसी की पर्सनल बात है, लेकिन वो सोचते हैं कि चलो यार ऐसा ना करें कि ये 2-4 गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट करके बेच दो, तो भाई वो वन ऑफ एडवेंचर है, लेकिन हम मानेंगे इसको भी कारोबार है, क्योंकि आपने ट्रेड की है ना, नेचर ऑफ ट्रेड की है। मैं ख्याल आया चल यार 5 गाड़ियां मेरी बुक कर, पैसे ज्यादा हो तो ऐसे ही होते, मेरे जैसे मलंग लोग थोड़ी। अच्छा बच्चों, एनीथिंग डन ड्यूरिंग द टर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, कभी कभी कोई एक्टिविटी शुरू करनी हो या खत्म करनी हो तो हमें कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है। कैसे भाई, कभी ऐसा होता है ना, प्रोजेक्ट शुरू करना है तो फिजिबिलिटी बनाओ, तो उसकी सर्विसेज टैक्सेबल हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कोई प्रोजेक्ट वाइंड अप करना है, तो वाइंड अप करने के लिए भी कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है, वो भी टैक्सेबल हो सकती है। एंड देन यू से बट इट इज नॉट इंक्लूड द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। इसको अलहदा कर ले, इसको क्या करें, अलहदा कर ले, क्योंकि ये इसका टैक्स अलहदा है कि मुबश्शिर वसीम आता है आगे CFE में काम करता बेचारा तनख्वाहदार आमदनी तनख्वाहदार बंदा, इसका अलग है, इसको इसमें ना डालो, सेल्स टैक्स में ना डालो। एंड देन एन एक्टिविटी कैरीड आउट ऑन प्राइवेट रिक्रिएशनल हॉबी, कि कभी ऐसा हो जाता है कि वो आम तौर पे तिक्के नहीं बेचता, लेकिन दोस्तों की खातिर कभी कभी वो घर से सीखें और कोयले लेके आ जाता है और तिक्के पकाता है, तो इसको ना करो, ये भी।
क्या ख्याल है बच्चों? ये अलग है, उसका दिल चाह रहा है को आर्ट वर्क करने को, तो CFC की दीवार पे उसने जो है तस्वीर बना दी, ये उसमें शामिल, वो शामिल है तिजारत, बेचना, सर्विसेज देना, ठीक है जी, गुड्स बेचना, ठीक है, सब कुछ शामिल है। लेकिन क्या शामिल नहीं है बच्चों? एम्प्लॉय की एम्प्लॉय को सर्विसेज शामिल नहीं, उसका अलग टैक्स है, वो सैलरी पे लगता है, टैक्स ऑन सैलरी, वो इसमें नहीं ना आएगा, उसका एरिया अलग है, वो साल बाद जमा होती है, याद है ना आपको? उसका बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल किया 15-20 नंबर का, वो अलग है। और अगर वो रिक्रिएशनल पर्पस के लिए अपने दोस्तों के लिए तिक्का बोटी बता रहा है तो वो बेच नहीं रहा, तो जो शेर के तिक्के हैं उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन जो मुबश्शिर तिक्के बना रहा है अपने दोस्तों के लिए उस पर नहीं। स्टूडेंट के लिए तिक्के को, मतलब स्टूडेंट मेरे लिए तिक्के बनाएंगे, आप समझ रहे हम पढ़ाऊंगी साथ तिक्के भी खाऊं, ये तो बात ना करें। अच्छा बच्चों, ये एग्जाम्प्ट वाली बात तो मैंने कर दी है ना। एग्जाम्प्ट गुड वो सारी गुड है जिन पे टैक्स एग्जाम्प्ट है, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं यार, सीधी सी बात है। वो तमाम चीजें जिस पे टैक्स नहीं लगता वो टैक्स एग्जाम्प्ट है, सीधी बात, ये कितना आसान सा ना। अच्छा बच्चों, लेकिन ये जो पर्सन का जिक्र आ जाता है, आ पर्सन, ये कौन सा पर्सन है? जरा देख तो नहीं, ए पर्सन, आ पर्सन, कौन सा पर्सन? कहता है पर्सन कौन है? एक फर्द है, मिस्टर सलीम, मिस्टर जमील, मिस्टर सलीम, मिस्टर जमील। एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकती है, वो भी एक पर्सन हो सकती है। और गवर्नमेंट केस करती है, कौन कौन सी? फेडरल, वो भी पर्सन है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो भी पर्सन है। लाहौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी LDA, वो भी पर्सन हो सकता है। और अमेरिका की हुकूमत जिसने साजिश, अमेरिका की हुकूमत, वो भी क्या है? वो भी एक पर्सन है। और कोई पॉलिटिकल सब डिवीजन, जमात इस्लामी, वो भी पर्सन हो सकती है। और कोई पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी पर्सन हो सकती है। क्लियर जी? तो सॉरी, ये पर्सन हो सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि बस थक गए आप लोग कि शुरू से थके हुए थे? अच्छा ठीक है, चलो सही है। तो आज के लिए